हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स 28 अगस्त 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लगाएंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के और ऑप्शंस के हम डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट ग्लोबल मेजरमेंट? किसकी? एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। और हमें दे रखा है मतलब इनमें से कौन सा है ना अभी का ग्लोबल मेजरमेंट है, किसके लिए? एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के लिए। हमारे पास ऑप्शन है 1.9 अ डे, 2.0 अ डे, 2.15 अ डे, 2.25 अ डे। तो आंसर क्या है इसका? 2.15 अ डे। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2.15 अ डे, जो क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन की करंट मेजरमेंट वैल्यू है। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन करंट स्टैंडर्ड क्या है? अभी का स्टैंडर्ड $2.15 है पर डे। ये है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का करंट मेजर, है ना। कब अपडेट किया गया था? अपडेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। और कब? 2022 के अंदर इसको अपडेट किया गया था। किस चीज पे बेस्ड है ये? तो ये बेस्ड है बेस्ड ऑन 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स। तो इस पे बेस्ड है ये, यूज टू मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली। तो ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, ये किस काम आता है? ये काम आता है मेजर करने के एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबल लेवल पे। रिप्रेजेंट्स द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये? तो ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो नीडेड है और रिक्वायर्ड है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो $2.15 जो है वो एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है जो रिक्वायर्ड है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। हेल्प्स कंपेयर पॉवर्टी लेवल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज बाय कंसीडरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन रेट्स। तो ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का ये जो करंट स्टैंडर्ड है, ये क्या क्या हेल्प करता है हमारी? ये पॉवर्टी लेवल को कंपेयर करने में मदद करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अक्रॉस, है ना। और कंसीडर क्या करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देखें। तो ये $1.90 है अ डे। ये क्या था? प्रीवियस ग्लोबल बेंचमार्क फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो ये पुराना क्या था? ग्लोबल बेंचमार्क था, है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए। और ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा सेट किया गया था। तो बेसिकली इससे आपको समझ में आएगा कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो वर्ल्ड बैंक देता है। पुरानी वाली तो 1.9 थी जो कि वर्ल्ड बैंक ने 2015 के अंदर दी थी। और किस बेसिस पे दी थी? बेस्ड ऑन 2011 परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स। तो 2011 की बेसिस पे दी थी 2015 की, है ना। मतलब 4 साल पहले, है ना। और 2022 के बेसिस पे दी थी। 2022 को किस बेसिस पे दी थी? तो बेस्ड किस पे था? 2017 पे। मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर भी 5 साल है या 4 साल मान लो ऑलमोस्ट, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा 2.50 मतलब 2.0 अ डे, नॉट एन ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। ये एक ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन नहीं है। ऑफन रेफरेंस्ड इन डिस्कशन अराउंड पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। तो ये है ना डिस्कस किया जाता है किसके रेफरेंस में? पॉवर्टी थ्रेशोल्ड के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये एक ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 2.25 अ डे। ये क्या है? ये है क्लोज टू करंट थ्रेशोल्ड, नॉट ऑफिशियली अपडेटेड वर्ल्ड बैंक वैल्यू। तो जो यहाँ पे हमारा क्या था? पॉवर्टी थ्रेशोल्ड 2.0 था, है ना। तो ये जो 2.25 है ये जो करंट थ्रेशोल्ड है उसके आसपास है ना। लेकिन ऑफिशियली ये क्या है? वर्ल्ड बैंक द्वारा अपडेट नहीं किया गया है। अब हम देखें क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन को हम देखें तो देखो
1.90 पर डे, ये तो प्रीवियस ग्लोबल बेंचमार्क था एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए, है ना, जो कि 2011 परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट पे डिपेंड था, है ना। 2.15 की अगर हम बात करें पर डे, तो ये करंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है बेस्ड ऑन 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स। पर्पस क्या है इसका? मेजर करता है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली, मिनिमम इनकम बेसिक नीड, मतलब मिनिमम इनकम फॉर बेसिक नीड्स, इनेबल्स मीनिंगफुल कंपैरिजन अक्रॉस कंट्री। तो देखो, ये मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको इंटरनेशनल लेवल में मेजर करता है। ये जो 2.50 पर डे है, ये करंट पॉवर्टी लाइन है जो कि मेजर करती है पॉवर्टी को ग्लोबल लेवल पे, है ना। और ये मिनिमम इनकम बताती है बेसिक नीड्स की, जैसे एक दिन के हिसाब से 2.15 जो है वो एक बेसिक नीड की, मतलब मिनिमम इनकम होनी चाहिए बेसिक नीड पूरा करने के लिए, है ना। और ये क्या करती है? मीनिंगफुल कंपैरिजन अक्रॉस कंट्रीज। तो इसकी वजह से हम मीनिंगफुल कंपैरिजन क्लियर कर सकते हैं कंट्रीज के अक्रॉस। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भाई लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। लिस्ट 1 में दे रखा है रेचल कैरसन। अब इसने क्या दिया था? इसने दिया था साइलेंट स्प्रिंग, है ना। ये नेक्स्ट है हमारा केनेथ गोल्डिंग। इसने दिया था हमें इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ। नेक्स्ट है हमारा जी हार्डन। हार्डन ने दिया था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट है हमारा पार्थ दासगुप्ता। इसने दिया था इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? जैसे ए का है थर्ड, जो बी का है सेकंड, सी का है फोर्थ, और डी का क्या है? फर्स्ट। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर? ए थर्ड, बी टू, सी फोर और डी वन। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके हम थ्योरी देखेंगे। की थिंकर्स इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आइडियाज दैट शेप्ड आवर प्लैनेट फ्यूचर्स। फर्स्ट है रेचल कैरसन। अब जो ये रेचल कैरसन है, इसने इसकी एक बुक दी थी फेमस फॉर हर बुक साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग बुक दी थी, कब दी थी? 1968 के अंदर। इसके अंदर इसने क्या हाईलाइट किया था? हाईलाइटेड हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स स्पेशली डबल डी। तो इसने है ना ये जो रेचल कैरसन है, उसने साइलेंट स्प्रिंग बुक दी थी जिसके अंदर इसने हाईलाइट किया था हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट पेस्टिसाइड्स का, खासकर डीडीटी, है ना, प्लेड ए मेजर रोल इन मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो इसने ये जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी रेचल कैरसन की, उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था किसके अंदर? मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट के अंदर। influenced by influenced policy reforms and contributed to the creation of EPA। तो इसने है ना ये इसने इन्फ्लुएंस किया था पॉलिसी रिफॉर्म्स को और कंट्रीब्यूट किया था किसके अंदर? EPA के क्रिएशन के अंदर। और EPA क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यूएसए की, ठीक है। लेड टू पॉलिसी चेंजेस एंड EPA एस्टेब्लिशमेंट। तो इसने पॉलिसी चेंज में हेल्प की थी, इन्फ्लुएंस किया था एक तरीके से पॉलिसी को। और ये जो EPA है उसके इस्टेब्लिशमेंट में मदद की थी। EPA का मतलब याद रखना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, है ना। नेक्स्ट है हमारा केनिथ गोल्डिंग। अब ये जो है ये नोन फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसशिप अर्थ। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ, जो कि कब आई थी? 1966 के अंदर, है ना। देखो नेक्स्ट है कंपेयर्ड टू इकोनॉमिक मॉडल्स। तो इसके अंदर है ना हम कंपेयर कर सकते हैं दो इकोनॉमिक मॉडल, कौन कौन से? एक है काउबॉय इकोनॉमी और एक है स्पेसशिप इकोनॉमी। तो केनिथ गोल्डिंग की इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ, जो कि 1966 के अंदर आई थी, उसके अंदर हम दो इकोनॉमीज को
क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पहली है काउबॉय इकोनॉमी और दूसरी है स्पेसशिप इकोनॉमी। काउबॉय इकोनॉमी क्या है, एक्सप्लॉइटिव रिसोर्स यूज, और स्पेसशिप इकोनॉमी में क्या होता है, सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट। नेक्स्ट है एम्फसाइज्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस। तो ये किस पे जोर डालता है, ये जोर डालता है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस। अब सस्टेनेबल का मतलब पता होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है अभी किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना कि जो फ्यूचर की नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। तो ये जो केनेथ गोल्डिंग की इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ है, ये इसने है ना, ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है किसके लिए, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा गैरेट हार्डन। गैरेट हार्डन फेमस थे किसके, उनके काम द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो कि कब आई थी, 1968 के अंदर आई थी। एक्सप्लेन्ड हाउ इंडिविजुअल acting in their own self-interest can overuse and destroy shared resources। तो बेसिकली गैरेट हार्डन ने क्या दिया था, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स दी थी, जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल है ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण चीज़ों को, रिसोर्सेज को ओवर यूज कर लेता है। मतलब वो शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिसमें मतलब पर्टिकुलर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसे हक नहीं जमा सकता कोई भी एक जना। जैसे एक मान लो पॉन्ड है जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, और वो पॉन्ड किसी का भी नहीं है ना, तो वो कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं है ना, लालच में आके ज्यादा फिशिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पॉन्ड्स के अंदर जो मछलियां होती है वो मतलब कम हो जाती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। तो इससे क्या हुआ कि इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को ज्यादा यूज करता है, जिससे जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स इन कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसने हाईलाइट किया था वो प्रॉब्लम जो कि कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। इन्फ्लुएंशियल इन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो ये भी क्या है, ये इन्वायरमेंटल पॉलिसी में इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल है, और रिसोर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है पार्थदास गुप्ता। ये कौन से काम के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपने काम इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की मतलब जो इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, उस काम के लिए जाने जाते हैं कौन, पार्थदास गुप्ता। और इन्होंने किस चीज पे जोर दिया था, एम्फसाइज्ड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बेसिकली है ना, इस चीज के अंदर मतलब उनके वर्क जो है इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर जोर किस पे दिया गया था, जो इकोनॉमिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की उस पे जोर दिया गया था। और इंटीग्रेशन किसका, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के इंटीग्रेशन पे भी जोर दिया गया था। हाईलाइटेड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो है इनकी ये जो वर्क था इसके अंदर हाईलाइट किया गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी को बायोडाइवर्सिटी में। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा है कम क्विक रिवीजन टेबल। अब ये एक रिवीजन टेबल है जिसके अंदर थिंकर्स के नाम दे रखे हैं, उनका फेमस वर्क और आइडिया दे रखा है, और कब आया था वो भी बता रखा है। नेक्स्ट की फोकस क्या था उनके आइडिया पे इस वर्क के अंदर, और की कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट क्या हुआ उनके इस वर्क से, उसके बारे में बता रखा है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रेचल कैरसन की, जो कि जिन्होंने वर्क, जिनका वर्क था साइलेंट स्प्रिंग, मतलब जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक दी थी 1962 के अंदर, जो कि किस पे फोकस करती है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह का क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है उसके बारे में बताती है। स्पार्क्ड इन्वायरमेंटल मूवमेंट लेड टू पॉलिसी चेंजेस एंड क्रिएशन ऑफ ईपीए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का क्रिएशन में इसने मदद किया है, कंट्रीब्यूट किया है बेसिकली, और जो पॉलिसी चेंजेस में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा केनिथ गोल्डिंग। अब जो केनिथ गोल्डिंग है वो उसने क्या दिया था, किस वर्क के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ द कॉमन स्पेसशिप अर्थ।
जो कि कब दी थी उसने 1966 के अंदर। फोकस क्या है जिसका, सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे, स्पेसशिप वर्सेस कावा इकोनॉमी, दो इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस है ना। फाउंडेड कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, तो इसने इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की मतलब एक तरीके से फाउंडेशन रखी है जैसे, है ना। नेक्स्ट है हमारा गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन ने क्या दिया था, मतलब किस काम के लिए फेमस था, तो वो फेमस था द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, जो कि कब आई थी 1968 के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या फोकस होता है कि ओवर यूज एंड डिप्लीशन ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, मतलब ओवर यूज कर लेना शेयर्ड रिसोर्सेज का, इन्फ्लुएंस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो ये जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये मतलब इन्फ्लुएंस करता है रिसोर्स मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल पॉलिसी को। नेक्स्ट जो है वो हमारा है पार्थर दास गुप्ता, है ना। इसने कि ये किस काम के लिए फेमस था, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस था, और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिंकिंग इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर क्या फोकस था कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू बताता है बायोडाइवर्सिटी की, जो कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, लिंक करता है। और की कंट्रीब्यूशन क्या था, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को मतलब बायोडाइवर्सिटी समझने की चीज़ को प्रमोट करता है, और बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसके की टेक अवेज क्या है, these thinkers helped in मतलब help to shape our understanding of environment and economy for sustainable future। तो बेसिकली ये इन सभी के हैं ना, ये जो की थिंकर्स थे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये क्या मदद करते हैं हमारी कि भाई समझने में इन्वायरमेंट को और इकोनॉमी को, ताकि सस्टेनेबल इस्तेमाल हो, है ना। चीज़ों को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि अभी तो हमारी प्रेजेंट नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर नीड भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि भाई इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 टोटल out of total 193 countries included under the Human Development Index, in which of the following groups maximum number of countries have been classified on the basis of their Human Development Index value। तो इसमें कहा गया है कि जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 और 24 की, उसमें टोटल कितनी कंट्रीज थी, 193, है ना। उनकी वैल्यूज को निकाला गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर है ना ज्यादा कंट्रीज आई, ये हमें बताना है। तो देखो पहला क्या है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम इसके इन सभी के बारे में, इन सभी ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कैटेगरीज, फर्स्ट हम देखेंगे वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में। तो ये HDI लेवल है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेवल है ये। कंट्रीज विच द हाईएस्ट HDI वैल्यूज, मतलब कंट्रीज विद द हाईएस्ट HDI वैल्यूज, जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू है, जो वो कंट्रीज जिनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू होती है उनका होता है ना। अब इसकी फीचर्स देखो, फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स, हाई लेवल एक्सपेक्टेंसी, हाई एजुकेशन लेवल्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसके फीचर्स मतलब उन कंट्रीज के अंदर जिनकी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, हाई एजुकेशन लेवल होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उन कंट्रीज के अंदर वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सब किसके एग्जांपल हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के एग्जांपल हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन दिस कैटेगरी इन 2023-24 HDI रिपोर्ट, तो ज़्यादातर कंट्रीज है ना इस कैटेगरी के अंदर, इस वैल्यू के अंदर लाई करी थी।
कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? 2023-24 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की, है ना। ये भी एक HDI लेवल है जो कि कंट्रीज विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू, है ना, बट बिलो द वेरी हाई कैटेगरी। तो वो कंट्रीज जो जिनकी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू हो, लेकिन वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू से नीचे हो, तो वो कंट्रीज आती है इसके अंदर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में, है ना। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स हैं गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गुड एजुकेशन लेवल और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो हाई, वेरी हाई के अंदर तो हाई था, और हाई वाले के अंदर गुड है फीचर्स, है ना। एग्जाम्पल अर्जेंटीना, मलेशिया, रशिया, ये तीनों की इसके एग्जाम्पल है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। इस ये भी क्या है? HDI लेवल है कंट्रीज विद मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। तो वो कंट्रीज जिनकी मॉडरेट हो क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, है ना। इसके फीचर्स क्या है? तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एजुकेशन लेवल और मॉडरेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सब क्या होनी चाहिए? जब ये फीचर्स होंगे कि भाई उस कंट्री के अंदर एवरेज एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मॉडरेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, तो वो कंट्री का जो HDI लेवल है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडिया, वियतनाम, घाना, ये तीनों क्या है? ये तीनों कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका ध्यान रखना, इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आया था। नाउ अगर हम बात करें लो ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ये एक HDI लेवल है, जिस मतलब वो कंट्रीज जिनका लोएस्ट HDI वैल्यू होता है उनका। फीचर्स क्या है इसके? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो एजुकेशन लेवल, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्जाम्पल क्या है इसका? अफगानिस्तान, छठ, नाइजीर, है ना। ये इसके एग्जाम्पल है। HDI मेजर्स के बारे में अगर हम बात करें, it reflects a country's average achievement in 3 key dimensions। जो HDI मेजर है वो कंट्री की, है ना, एवरेज अचीवमेंट के बारे में दर्शाता है 3 की डायमेंशंस के थ्रू। पहला हेल्थ के थ्रू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू, दूसरा एजुकेशन के थ्रू, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के थ्रू, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GNI पर कैपिटा के थ्रू। इन तीनों के थ्रू, है ना, ये क्या बताता है? कंट्री की एवरेज अचीवमेंट बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स असाइंड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आइटम जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रांट इन एड दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, लोकल बॉडीज ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लोकल बॉडीज ग्रांट। तो आंसर इसका है थर्ड। अब हम इसके इन सभी के बारे में देखेंगे कि भाई लोकल बॉडीज ग्रांट क्या होती है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट जो था वो सबसे ज्यादा लोकल बॉडीज ग्रांट दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा। अब सवाल ये है कि भाई व्हाट एंड व्हाई, है ना, रिकमेंडेड लार्ज ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज, मतलब क्यों और क्या क्या दिया है ना। तो सबसे ज्यादा क्या दिया गया था? ग्रांट दिए गए थे किसको? लोकल बॉडीज को। रिकमेंडेड लार्ज ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज, स्ट्रेंथन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये क्या करता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड असेंशियल सर्विसेज। तो ये क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हु, मतलब म्यूनसिपालिटीज को दिया गया था, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया था, है ना। इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें, क्रूशियल फॉर ग्रास रूट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही क्रूशियल है ग्रास रूट गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए।
underscores decentralized governance and local level development. नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट्स। इसका जो पर्पस था वो क्या था? allocated to states to enhance their capacity to handle disasters। तो बेसिकली ये स्टेट्स को allocate किए गए थे, है ना, ताकि वो है ना मतलब एनहांस कर सके, मतलब उनकी कैपेसिटी इनहांस हो सके डिजास्टर को हैंडल करने की। कोई भी आपदा जो होती है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये वाला ग्रांट अलोकेट किया जाता है ना। हेल्प्स इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क मिटिगेशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस। तो ये क्या करता है? ये मदद करता है ना, डिजास्टर आने से पहले प्रिपेयर करने के लिए, मिटिगेशन और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। ये जो ग्रांट नीड दिया गया था किसको? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट्स, जो कि स्टेट को दिए गए थे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स एट द स्टेट एंड लोकल लेवल। मतलब स्टेट और लोकल लेवल पे है ना डिजास्टर को, मतलब डिजास्टर के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाना, और उस अगर डिजास्टर आया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करना। ताकि इससे क्या होता है, देखो अगर हम कोई भी पर्सन है डिजास्टर के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड है और रिस्पॉन्स क्विकली करता है, तो जो लाइफ के लॉसेस हैं, चीज़ों के लॉसेस है, वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस था प्रोवाइडेड टू स्टेट्स टू हेल्प देम कवर देयर रेवेन्यू डेफिसिट। तो बेसिकली ये स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कवर कर सकें। तो ये है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। इंश्योर करता है, इंश्योर दे कैन मेंटेन असेंशियल सर्विसेज। तो ये इस किस चीज़ को इंश्योर करता है कि भाई वो मेंटेन कर सके एसेंशियल सर्विसेज को। इम्पोर्टेंस, क्रूशियल फॉर फाइनेंशियली वीकर स्टेट्स। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कि इसमें फाइनेंशियली वीकर स्टेट्स जो होती हैं, जिनके अंदर है ना रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है, उनको उसको कवर करने के लिए। हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिजिकल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये जो है रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट, ये फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है और फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की। अब जो ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स है, इसका पर्पस क्या है? टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। तो जो स्पेसिफिक टारगेट सेक्टर्स होते हैं उनको टारगेट कर लेते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। और क्या करता है ये सेक्टर स्पेसिफिक प्रमोट करता है सेक्टर डेवलपमेंट एंड एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स। आउटकम क्या है इसका? डिजाइन टू अचीव टारगेटेड इम्प्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब हम इसका देखें क्विक रिवीजन ट्रिक। देखो टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, तो लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू डेफिशिएंट, सेक्टर स्पेसिफिक। ओवरऑल एम क्या था इनका? स्ट्रेंथन करना गवर्नेंस सारे लेवल पे, इम्प्रूव करना पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्रमोट करना इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें क्या कराना है? मैच करवाना है। लिस्ट 1 के अंदर पहला है हमारा आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज का क्या होगा? देखो आर्बिट्रेज का होगा कि भाई ये किसको रेफर करता है? रेफर्स टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज चीपर। तो आर्बिट्रेज इस चीज को रेफर करता है। हैजिंग क्या रेफर करती है? तो देखो हैजिंग रेफर क्या करती है? हैजिंग रेफर करती है रेफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। नेक्स्ट हमारा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या करता है? रेफर्स टू व्हेन एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट्स एंड सीक्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, है ना। और लास्ट हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। वो रेफर करता है, रेफर्स टू अ टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट्स causing the spot rate to vary frequently। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? देखो ए का क्या है? थर्ड है ना। बी जो है उसका क्या है? फोर्थ। सी है उसका क्या है? फर्स्ट। और डी है उसका क्या दे रखा है हमें? सेकंड। तो आंसर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखो ए थर्ड, तो ए थर्ड सिर्फ एक में है।
जो कि है फर्स्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे लिस्ट वन के टॉपिक्स के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्बिट्रेज, है ना। आर्बिट्रेज के अंदर ये एक सिमिल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी इन डिफरेंट मार्केट्स। आर्बिट्रेज क्या है? ये एक है ना बाइंग और सेलिंग है करेंसी की अलग अलग मार्केट के अंदर। इसका पर्पस क्या होता है? अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस। तो आर्बिट्रेज के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं एक्सचेंज रेट जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण। फीचर्स क्या है? एक्सप्लॉइट्स टेम्पररी प्राइस डिफरेंसेस, हाँ, यूजुअली लो रिस्क, रिस्क फ्री प्रॉफिट, रिक्वायर क्विक ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर है ना क्विक ट्रांजेक्शन रिक्वायर होता है और बहुत कम रिस्क होता है और ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब रिस्क फ्री प्रॉफिट एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? हेजिंग की। हेजिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई स्ट्रेटेजी यूज्ड टू रिड्यूस और अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वो स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल की जाती है रिड्यूस या अवॉइड करने में, किसको? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस या अवॉइड करने के अंदर जो स्ट्रेटेजी काम ली जाती है उसे कहते हैं हेजिंग, है ना। इसके यूजेस क्या है? फ्यूचर्स के अंदर यूजेस हैं, ऑप्शंस के अंदर यूजेस है और अदर डेरिवेटिव्स के अंदर यूजेस है ना। नेक्स्ट है हमारा पर्पस, लॉक एक्सचेंज रेट्स प्राइसेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेवरेबल फ्लक्चुएशन। तो हेजिंग के अंदर क्या किया जाता है? लॉक कर दिया जाता है एक्सचेंज रेट को और प्राइसेस या तो प्राइसेस को, है ना, जिससे क्या होता है? वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं अनफेवरेबल फ्लक्चुएशन से। नेक्स्ट हमारा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई ये एक्सेप्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टू अर्न हायर रिटर्न्स। तो स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है? हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उसको हायर रिटर्न्स के लिए, मतलब रिस्क को एक्सेप्ट करना हायर रिटर्न्स के लिए, ये क्या है? स्पेकुलेशन है। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट चेंजेस, मतलब ये जो स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन का नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि अनुमान लगाना भविष्य में क्या होने वाला है उस हिसाब से, है ना, मतलब एक तरीके से रिस्क लेना हायर रिटर्न्स के लिए। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? भविष्य की एक्सचेंज रेट चेंजेस पे बेस्ड है ना। फीचर्स क्या है इसके? हाई रिस्क स्ट्रेटजी, प्रॉफिट ओरिएंटेड, अनलाइक हेजिंग डज नॉट रिड्यूस रिस्क। तो ये इसके अंदर हाई रिस्क, ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है। इसके अंदर भी प्रॉफिट ही इसका मकसद होता है, लेकिन ये हेजिंग की तरह रिस्क को रिड्यूस नहीं करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में अगर हम देखें तो रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर क्या होता है? ये रिस्क होता है किसका? लॉसेस। क्यों? जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क है उसके बारे में बताता है कौन? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और इसको और क्या कहा जाता है? करेंसी रिस्क भी कहा जाता है इसको, है ना। अफेक्ट क्या करता है? ये बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करता है और गवर्नमेंट को अफेक्ट करता है। अकर कब होता है? अकर व्हेन स्पॉट एक्सचेंज रेट्स चेंज फ्रीक्वेंटली। जो स्पॉट एक्सचेंज रेट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज हुए तब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अकर होता है। मतलब वो रिस्क जो उन लॉसेस से हुआ है जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जब हुई है तब। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट फॉरेक्स कंसेप्ट, तो फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, राइट। इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो स्पॉट मार्केट आएगा, है ना, फॉरवर्ड मार्केट, फिर करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस। अब हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है कि भाई करंट एक्सचेंज रेट एट विच अ करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तो वो करंट एक्सचेंज मतलब स्पॉट रेट वो रेट होती है, वो करंट एक्सचेंज रेट होती है जिसके मतलब जिस एट विच अ करेंसी, करेंसी को जिस रेट पे करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है फटाफट से, है ना, इमीडिएट डिलीवरी से। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड रेट, प्री एग्रीड एक्सचेंज रेट फॉर
अ ट्रांजैक्शन दैट विल अकर एट अ फ्यूचर डेट। तो ये पहले से ही मतलब फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है कि पहले से ही एग्रीड एक्सचेंज रेट जिसके अंदर ट्रांजैक्शन होगा, है ना। और ट्रांजैक्शन कब अकर होएगा? फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर की एक पर्टिकुलर डेट जो डिसाइडेड है उसके अंदर। तो ये फॉरवर्ड रेट होता है। करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल अ करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो करेंसी फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर है ना बाय करता है या सेल करता है कोई भी इंडिविजुअल फर्म या फिर बिजनेस में, है ना, करेंसी को इस तरीके से कि भाई फ्यूचर डेट पे और फिक्स प्राइस पे। करेंसी ऑप्शन क्या है? ये क्या देते हैं? राइट देता है, गिव द राइट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ करेंसी एट ए स्पेसिफाइड रेट बिफोर ऑन अ सर्टेन डेट। मतलब बेसिकली ये एक तरीके से राइट देता है, ना कि जरूरी है। ये राइट देता है खरीदना या बेचना करेंसी को, है ना, स्पेसिफाइड रेट पे, है ना, कभी भी, मतलब एक सर्टेन डेट पे। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कंपैरिजन, है ना। यहाँ पे स्ट्रेटेजी दे रखी है जैसे आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, ये स्ट्रेटेजीज हैं। इनके रिस्क लेवल क्या है? आर्बिट्रेज के अंदर लो है, हेजिंग के अंदर रिस्क रिडक्शन है, और स्पेकुलेशन के अंदर हाई रिस्क है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आर्बिट्रेज का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस। और की फीचर क्या है आर्बिट्रेज का? क्विक ट्रेड्स टू एक्सप्लॉइट टेम्पररी डिफरेंसेस। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो प्राइस डिफरेंसेस के कारण होता है। और ये जो की फीचर इसके अंदर क्या होता है कि भाई क्विक ट्रेड होता है इसके अंदर, जो टेम्पररी डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। हेजिंग का मतलब होता है कि भाई प्रोटेक्ट करना लॉसेस से। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स टू मिनिमाइज रिस्क, तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। स्पेकुलेशन के अंदर अर्न हाई रिटर्न्स, ज्यादा रिटर्न स्पेकुलेशन के अंदर मिलता है ना। बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट, और ये किस पे बेस्ड है? स्पेकुलेशन मार्केट मूवमेंट पे बेस्ड है। क्विक रिवीजन ट्रिक, अब हम क्विक रिवीजन ट्रिक देखेंगे। AHS रूल, AHS रूल मतलब आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन। आर्बिट्रेज क्या बताता है कि भाई प्राइस डिफरेंस प्रॉफिट, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, और स्पेकुलेशन रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, है ना। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, चूज द राइट स्ट्रेटजी, मैनेज रिस्क, मैक्सिमाइज रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इनमें से हमें करेक्ट आंसर्स देखना है। तो सबसे पहला है हमारा ecological footprints is measure of human demand on entire ecosystem। ecological footprint क्या होता है? humans की demand entire ecosystem में, वो बताता है हमें ecological footprint, है ना। नेक्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट फोकसेस स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? इकोलॉजिकल, हाँ तो ये करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर assumed to be achieved by ईयर 2016। तो ये वाला क्या है? स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs comprises 17 गोल्स। तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए डी ओनली करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है अब इसकी हम थ्योरी देखेंगे, ये स्टेटमेंट्स क्यों सही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी की कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है भाई? इसके अंदर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के अंदर हम मेजर करते हैं ह्यूमन डिमांड को किस पे? अर्थ के इकोसिस्टम पे। शो क्या करता है? ये नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं उनके बारे में ये बताता है। और अर्थ की कैपेसिटी, अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट रिसोर्सेज, कि अर्थ की कितनी कैपेसिटी है कि उस रिसोर्स को जनरेट करे। मतलब जैसे कोई एक फॉरेस्ट है ना, तो मतलब एक हाँ पॉन्ड मान लो, पॉन्ड के अंदर है ना फिशिंग कर रहा है ह्यूमन, है ना।
तो फिशेस को वो इस तरीके से मतलब यूज करता है, या फिर ना क्या बोलते हैं, फिशिंग उतनी करता है जितनी अगली बार वो आए तो और भी फिशेस हो जाए। तो अर्थ की कितनी कैपेसिटी है उस रिसोर्स को रीजनरेट करने की, उसके बारे में भी बताता है कौन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? देखो इसके अंदर इंक्लूड करता है कार्बन फुटप्रिंट, है ना, लैंड यूज, वाटर कंजम्पशन, इन तीनों को इंक्लूड करता है कौन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजीज की, है ना। इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ 17 गोल्स लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। तो 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने 17 ग्लोबल गोल्स सेट किए थे। एसडी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो वो 70 है। एम क्या था उनका, रिड्यूस करना पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, फाइट करना क्लाइमेट चेंज से, और प्रोटेक्ट करना किसको, इन्वायरमेंट को। ये तीन इसके गोल्स थे एसडीजीज के, है ना। और इसका टारगेट ईयर क्या था, 2030, है ना, पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 2030 एजेंडा का पार्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट, है ना। ये इसके अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्ड बाय, ये जो टॉप डाउन अप्रोच है डेवलपमेंट की, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, और हायर अथॉरिटीज द्वारा कंट्रोल की जाती है टॉप डाउन अप्रोच के अंदर, मतलब डेवलपमेंट के अंदर। फीचर्स क्या है इसके, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं, एक्सपर्ट डिजाइन पॉलिसीज, और एक्सपर्ट डिजाइन पॉलिसीज होती है। लिमिटेशन क्या है, ये इग्नोर करता है क्या, लोकल नीड्स को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और लोकल नीड्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि भाई टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट फोकसेस और स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो गलत है, क्योंकि ये तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोकल्स की नीड को इग्नोर करता है। हम्म और इसके फीचर्स के बारे में देख लेना कि भाई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट और एक्सपर्ट डिजाइन पॉलिसीज इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है हम बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज। अब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या थे, 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे, मींस 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशन, कब, 2000 के अंदर। फोकसेस एरिया क्या था, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, एजुकेशन, ये चारों फोकसेस एरिया थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। ठीक है, टारगेट ईयर कौन सा था, 2015। अब इसका ध्यान रखना 2015 इसका टारगेट ईयर था, ना कि 2016। मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का 2015 टारगेट ईयर था, और 2015 के अंदर फिर क्या आ गया, ये आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके क्या एम थे, इसके तीन ही एम थे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज की तरफ फाइट करना और प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब हम देखेंगे जो एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और एमडीजीएस जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये जो नंबर ऑफ गोल्स हैं इसके अंदर एस डी जीज में कितने हैं, 17, और इसके अंदर कितने हैं, 8, है ना। कब स्टार्ट हुआ था ये, 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और ये 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था। टारगेट ईयर क्या है, 2030 है इसका, और 2015 है इसका। तो यूं कह सकते हो कि भाई है ना, ये जो एमडीजीएस है ये कब 2000 के अंदर आया, टारगेट ईयर इसका क्या था, 2015, और 2015 के अंदर फिर क्या आ गया, ये आ गया, और उसका टारगेट ईयर क्या हो गया, 2030, मतलब 15 साल के अंदर एक तरीके से। अब हम बात करें क्विक रिवीजन की, मतलब इकोलॉजिकल जो ये है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो क्या मेजर करता है, मेजर करता है हमारी डिमांड को नेचर की तरफ, मतलब मेजर्स आर डिमांड ऑन नेचर। एसडीजी के 17 गोल्स थे 2015 से 30 तक फॉर बेटर वर्ल्ड, और जो टॉप डाउन अप्रोच है, डिसीजंस फ्रॉम द टॉप में इग्नोर लोकल नीड, इग्नोर कर देता है लोकल नीड्स को। एमडीजीएस जो है वो 8 गोल्स हैं, 2000 से लेकर 2015 तक फोकस करता है बेसिक ह्यूमन नीड्स पे, है ना। अब इजी मेमोरी लाइन अगर हम देखें, जो एमडीजीएस केम फर्स्ट, देन एसडीजीएस एक्सपेंडेड लेटर, है ना, 2000 की ईयर्स दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द यूपीआई सिस्टम इन इंडिया एंड इन विच ईयर, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूपीआई सिस्टम डेवलप किया था भारत के अंदर और कौन सी साल के अंदर डेवलप किया था। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी दे रखी है, सेबी दे रखी है 2016, एसबीआई 2016, आरबीआई 2015, एनपीसीएल 2016, है ना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एनपीसीएल 2016 के अंदर यूपीआई सिस्टम डेवलप, मतलब इस एनपीसीएल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूपीआई सिस्टम क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। एनपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था यूपीआई सिस्टम 2016 के अंदर। अब हम इसकी डिटेल में देखेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इसमें पहले हम देखेंगे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, है ना। अब ये जो एनपीसीआई है ये क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। तो ये एक तरीके से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, रिटेल पेमेंट के लिए और सेटलमेंट के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। फाउंडेड कब फाउंडेड हुआ था ये, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड की गई थी, तो बेसिकली ये जो एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन है ये 2008 के अंदर फाउंड की गई थी बाय कॉन्सोर्टियम ऑफ मेजर इंडियन बैंक्स, ठीक है। डेवलप्ड क्या क्या इसने डेवलप किया था, यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, है ना। कब लॉन्च हुआ था, 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। UPI enables real-time inter-bank funds transfer through mobile platform। तो जो UPI है वो मदद करता है रियल टाइम इंटरबैंक फंड को ट्रांसफर करने में मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू। रिवॉल्यूशनल, देखो इसमें रिवॉल्यूशनाइज्ड डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया बाय मेकिंग ट्रांजैक्शंस फास्टर, इजियर एंड मोर सिक्योर। तो बेसिकली डिजिटल पेमेंट में मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो फास्टर, इजियर और ज़्यादा सिक्योर हो, ये देखता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो रियल टाइम पेमेंट करता है ना, जिसके अंदर दो बैंक अकाउंट्स के अंदर फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं मोबाइल की मदद से। नेक्स्ट जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा है वो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी जो है, सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट। तो बेसिकली ये जो सेबी है वो एक तरीके से रेगुलेटर है इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट, मतलब इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन है, सेबी। स्टैब्लिश कब किया गया था सेबी को, 1988 के अंदर। received statutory powers under SEBI Act 1992। तो जो ये है सेबी, ये अपनी जो स्टैट्यूटरी पावर है वो किसके अंडर, सेबी एक्ट। सेबी एक्ट कब आया था, 1992 के अंदर, उससे रिसीव करता है। नेक्स्ट इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट्स, है ना, और प्रमोट करना क्या, मार्केट डेवलपमेंट को। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो एसबीआई है, इज एन इंस्टीट्यूट इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये भारत का मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ असेट्स, डिपॉजिट्स, ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज। तो ये भारत का लार्जेस्ट बैंक है ना, इंडिया के अंदर। और किसके टर्म्स में, असेट के टर्म्स में, डिपॉजिट, ब्रांचेस और एम्प्लॉयज के टर्म्स में ये लार्जेस्ट बैंक है। Although SBI plays a significant role in the banking sector, it did not develop the UPI system। हालांकि SBI है ना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लेकिन इसने यूपीआई सिस्टम को डेवलप नहीं किया। यूपीआई सिस्टम डेवलप करने वाला कौन था हमारा, ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
हम नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। कब स्टेब्लिश हुआ था? स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 के अंडर द आरबीआई एक्ट, है ना। वो कौन सा? 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर जो आरबीआई है उसको स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। और उसके की फंक्शन क्या है? कंट्रोल करना करेंसी इशुएंस एंड मनी सप्लाई, रेगुलेट करना सुपरवाइजेस, रेगुलेट और सुपरवाइज करना क्या? फाइनेंशियल सिस्टम को, और मैनेज करना क्या? फॉरेन एक्सचेंज को, और फॉर्मुलेट करना मॉनेटरी पॉलिसी को। अब हम क्विक रिवीजन देखेंगे। जो ये है एनपीसीआई बिल्ट यूपीआई और क्या करता है? ड्राइविंग डिजिटल पेमेंट्स। सेबी जो है वो रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट, और जो एसबीआई है वो लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, और लेकिन यूपीआई क्रिएटर नहीं है। आरबीआई जो है वो इंडिया सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी, मतलब इंडिया की सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ANCOVA models include regressors that are, जो एनकोवा है वो मॉडल जो है वो कौन से रिग्रेसर को इंक्लूड करता है? तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ओनली, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, कैटेगरियल वेरिएबल्स, या फिर बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब हम एनकोवा के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। एनकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस की पॉइंट्स। फर्स्ट है एनकोवा क्या होता है? ANCOVA इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनकोवा प्लस रिग्रेशन। तो ये जो है एनकोवा, ये रिग्रेशन और एनोवा, मतलब एनकोवा जो है कॉम्बिनेशन है एनोवा और रिग्रेशन का। used to study the effect of categorical qualitative variables on continuous dependent variable। तो बेसिकली जो ये है एनकोवा, ये किसकी स्टडी में मदद करता है? ये हमें मदद करता है ये कैटेगरियल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के, मतलब और कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल। इट simultaneously controls the effect of continuous variable covariates। तो बेसिकली ये साथ साथ क्या करता है? जो इफेक्ट है कंटिन्यूस वेरिएबल का उसको कंट्रोल करता है। मतलब पहले तो ये है ना, कैटेगरियल क्वालिटेटिव वेरिएबल का इफेक्ट किस पे? कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। और साथ साथ वो कंट्रोल करेगा कंटिन्यूस वेरिएबल को इफेक्ट को, कोवेरिएट्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट व्हाई यूज एनकोवा। तो हम क्यों यूज करते हैं इसको, है ना। इसको यूज करने का कारण है कि भाई कंट्रोल्स को फंडिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये जो है ये कंट्रोल करता है कौन फंडिंग और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, एनकोवा। और इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है ये। आइसोलेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। तो आइसोलेट करता है किसको? जो इफेक्ट है मतलब प्राइमरी वेरिएबल्स का इंटरेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन एनकोवा। तो कितने टाइप के वेरिएबल होता है एनकोवा के अंदर? फैक्टर्स पहला, और दूसरा कोवेरिएट्स। फैक्टर्स मतलब क्वालिटेटिव कैटेगरियल वेरिएबल, और कोवेरिएट्स मतलब क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस वेरिएबल। फैक्टर्स जो हैं वो कैटेगरियल हैं, क्वालिटेटिव है, और जो कोवेरिएट्स हैं वो क्या है? क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके की आइडिया की। तो की आइडिया क्या है? देखो फैक्टर्स जो है वो क्वालिटेटिव पता ही है, और कोवेरिएट्स क्वांटिटेटिव है ही, है ना। एनकोवा जो है वो इंक्लूड करता है दोनों को, दोनों वेरिएबल्स को, टू गेट अ क्लियर एंड अनबायस्ड रिजल्ट। एक क्लियर और अनबायस्ड रिजल्ट मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक तरीके से, है ना। ये क्या करता है एनकोवा? दोनों को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट जो है वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे? ओनली क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स
क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेजर किए जा सकते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स द्वारा, और कोवेरिएट्स इन एनकोवा आर क्वांटिटेटिव। जो कोवेरिएट्स हैं एनकोवा के अंदर वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, मतलब उनको मेजर किया जा सकता है क्वांटिटी की टर्म्स में। नेक्स्ट जो है, एनकोवा इज नॉट लिमिटेड ओनली टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओनली क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल के, तो देखो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर कैटेगरियल वेरिएबल्स, फैक्टर्स इन एनकोवा आर क्वालिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो कैटेगरियल वेरिएबल्स हैं, और फैक्टर्स जो है वो क्वालिटेटिव होता है एनकोवा के अंदर। और एनकोवा इज नॉट लिमिटेड ओनली टू क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो एनकोवा सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं होता। जो थर्ड है वो क्या बोल रखा है कि भाई ओनली कैटेगरियल वेरिएबल्स। तो देखो कैटेगरियल वेरिएबल्स आर अनदर नेम ऑफ फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल का दूसरा नाम कैटेगरियल वेरिएबल्स है। एनकोवा यूजेस कैटेगरियल वेरिएबल बट नॉट एक्सक्लूसिवली, मतलब अकेले जो कैटेगरियल वेरिएबल को यूज नहीं करती, क्योंकि एनकोवा दोनों को यूज करती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब कैटेगरियल वेरिएबल को भी यूज करती है और कोवेरिएट्स को भी यूज करती है। क्विक समरी देखें तो एनकोवा जो है, एनोवा और रिग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फैक्टर्स क्वालिटेटिव कैटेगरियल, और कोवेरिएट्स क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस, है ना। बेटर एक्यूरेसी, अनबाइस्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भाई अमंग द फॉलोइंग विच इज आर, है ना, ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से ये जो नीचे स्टेट दे रखा है कि भाई द सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, द साइब कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, द लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और ऑल ऑफ द, है ना। इनमें से मतलब जो नीचे दे रखे हैं, अटेम्प्ट जो नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन से जो हैं वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी अटेम्प्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो कि डेवलपिंग कंट्री के अक्रॉस होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। अब हम इन सभी के बारे में देखेंगे कि भाई ये जो भी अटेम्प्ट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द अमेरिकाज, की पॉइंट सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, CACM, है ना। इसका एम क्या था, एम था क्रिएट करना यूनिफाइड रीजनल मार्केट इन सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक यूनिफाइड रीजनल मार्केट को क्रिएट करना, ये इसका एम था, मतलब सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट का। फोकस किस पे था, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, हार्मोनाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इकोनॉमिक पॉलिसी को हार्मोनाइज करना, इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन, तो रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। और इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी, ग्वाटेमाला, EI, साल्वाडोर, होंडुरस, और नाइकरागुआ और कोस्टा रिका, ये कंट्रीज थी, ये इसकी मेंबर कंट्रीज थी। 1960 के अंदर ये आया था, और जनरल ट्रीटी ऑन सेंट्रल अमेरिकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बेसिकली एक तरीके से जनरल ट्रीटी है ना, किस पे, जो सेंट्रल अमेरिकन है उसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट है वो स्टेब्लिश किया गया था 1960 के अंदर। किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, तो ये स्टेब्लिश किया गया था जनरल ट्रीटी के द्वारा। किस पे, सेंट्रल अमेरिकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइबेरियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसको हम लिख सकते हैं CARIFTA, है ना। इसको मतलब है ना 1965 में दिया गया था, फाउंडेड। और इसका एम क्या था, एम था इसका, देखो ये ऑब्जेक्टिव्स तो इसके ये हैं, एम क्या था कि भाई फाउंडेड टू एनकरेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग साइबेरियन नेशंस। तो ये जो है ये नेशंस, है ना, साइबेरियन नेशंस, इनके अमंग एक कॉमन
एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, इसके लिए इसको फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 1965 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव्स थे फैसिलिटेट करना फ्री ट्रेड को गुड्स में, इस्टेब्लिश करना कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स को, रिप्लेस मतलब है ना, ये जो है कैरी है जो CARIFTA जो है, ये किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था बाद में? तो ये CARICOM के द्वारा रिप्लेस किया गया था। कब रिप्लेस किया गया था? 1973 के अंदर बाद में। तो और ये जो है कैरीकॉम एक्सपेंडेड इंटीग्रेशन टू इंक्लूड, तो इसने है ना जो इसका इंटीग्रेशन था, एक्सपेंड किया था इसका इंटीग्रेशन, क्या इंक्लूड किया था उसके अंदर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया था, इसलिए इसका बाद में नाम क्या पड़ गया? कैरीकॉम। पहले इसका CARIFTA था, मतलब वही साइबेरियन जो था, साइबेरियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है ना, और कैरीकॉम साइबेरियन ही है ना। ये दो चीजों को और इंक्लूड कर लिया, किसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और सोशल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो जो ये है, ये कब फाउंडेड किया गया था? तो ये 1960 के अंदर फाउंडेड किया गया था, और किसके अंडर में? तो ये ट्रीटी ऑफ मॉन्टेविडियो के अंडर में इसको फाउंड किया गया था 1960 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या हैं? तो इसके गोल हैं कि क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया इन लैटिन अमेरिका। तो फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करना लैटिन अमेरिका के अंदर, इसका जो मेन फोकस है वो किस पे था? रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर्स को, प्रमोट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। और ये किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। मतलब बाद में है ना ये जो ALADI जो है उसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, और वो क्या है? लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन है ये, है ना। इन कब? 1980 के द्वारा। देखो इस चीज का ध्यान रखना, ये 1960 में आया था, 1980 के अंदर इसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, है ना। और ये जो था साइबेरियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये 1965 के अंदर आया था, और ये इसको कैरीकॉम के द्वारा रिप्लेस किया गया था 1973 के अंदर। जो ALEDI कंटिन्यूज एफर्ट्स टुवर्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इसका जो कंटिन्यूस एफर्ट था वो किस पे था? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसके अमंग? डेवलपिंग कंट्रीज के अमंग। मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ लेबर अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका था इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इम्प्रूव करना एफिशिएंसी थ्रू लार्जर मार्केट एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेनिफिट्स क्या था? बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्री के लिए थे। देखो जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक, वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसके अंदर? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिसका मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एलिमिनेट करते हैं बैरियर्स को, किस किस में? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, और लेबर के मूवमेंट के अंदर, एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज करना और इम्प्रूव करना, क्या? एफिशिएंसी को। किसकी? मतलब किसके थ्रू? लार्जर मार्केट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। और ये बेनिफिट देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, कैसे? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन देके, बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू कोलैबोरेशन। अब हम बात करें क्विक रिवीजन समरी की। तो जो CACM है 1960 के अंदर आया था, यूनिफाइड सेंट्रल अमेरिकन मार्केट्स बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स एंड हार्मोनाइजिंग पॉलिसी। जो ये है CARIFTA 1965 के अंदर आया था, प्रोमोटेड फ्री ट्रेड इन साइबेरियन, रिप्लेस्ड बाय कैरीकॉम इन 1973 विद ब्रॉडर डेवलपमेंट स्कोप। LAFTA 1960 के अंदर आया था। देखो ये CACM और LAFTA ये दोनों ही 1960 के अंदर आए थे। एक तो सेंट्रल अमेरिका के अंदर आया था और एक आया था लैटिन अमेरिका के अंदर। क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड एरिया इन लैटिन अमेरिका, रिप्लेस्ड बाय
ALADI इन 1980 के अंदर रिप्लेस किया गया था इसको कंटिन्यूइंग इंटीग्रेशन एफर्ट। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एफर्ट था। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रिमूव बैरियर्स, enhances cooperation, improve efficiency, strengthens economies and political stability। तो ये जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या करना है, हमें मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट सेकंड। तो ये क्या है, आरबीआई शुड विथड्रॉ 91 डेज टी बिल फ्रॉम मार्केट। तो जो ये नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट सेकंड है, उसने इसको इस चीज को रिकमेंड किया था। नेक्स्ट हमारा है गॉश कमेटी रिपोर्ट, गॉश कमेटी रिपोर्ट फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पद्मनाभन कमेटी, ये स्टाइल ऑफ इंस्पेक्शन एंड फॉलो अप बाय द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सराफ कमेटी, टेक्नोलॉजी इश्यूज इन बैंकिंग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए का तो हमारा है थर्ड, बी का हमारा है फर्स्ट, सी का हमारा है फोर्थ और डी का हमारा है सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें से, ए थर्ड, बी फर्स्ट, ठीक है, तो ये है थर्ड और डी सी 4 और डी 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट बैंकिंग कमिटीज एंड रिपोर्ट्स, की पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसका नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट सेकंड। इसकी जो की रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, कि रिकमेंडेड विथड्रॉल ऑफ the 91-day treasury bill from the market by RBI। तो इसने मतलब ये रिकमेंड, जो ये कमेटी थी नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट सेकंड, इसने क्या करा था, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो आरबीआई है उसे विथड्रॉ कर लेना चाहिए क्या, 91 डे ट्रेजरी बिल को मार्केट से। इसने मतलब ये बताया था एक तरीके से, है ना। पर्पस, पर्पस क्या है, पार्ट ऑफ ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो बेसिकली जो ये है नरसिम्हा कमेटी, वो एक ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का पार्ट है, जिसका मकसद क्या था, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में। अब इसके इम्पैक्ट क्या है, अगर हम इम्पैक्ट के बारे में देखें तो ये इसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। ये कमेटी है ना अर्ली 1990s के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, किसके रिकमेंडेशन पे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के रिकमेंडेशन पे इस कमेटी को क्या किया गया था, रिफॉर्म किया गया था। और ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसके अंदर, लिबरलाइजिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ऑफ बैंक, इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है गॉश कमेटी रिपोर्ट। जो गॉश कमेटी रिपोर्ट है उसका फोकस किस पे था, फोकस्ड ऑन फ्रॉड्स मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक। जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, गलत प्रैक्टिसेस मतलब गलत काम जो होते हैं बैंक के अंदर, उसके ऊपर फोकस था किसका, गॉश कमेटी रिपोर्ट का। इसका ऑब्जेक्टिव था एग्जामिन्ड कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। तो इसका मकसद था कि भाई चेक करना कि भाई क्या कारण है और कितने एक्सटेंट तक जो बैंकिंग के फ्रॉड्स हैं वो किए गए हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इसका आउटकम क्या है, सजेस्टेड प्रिवेंटिव मेजर्स टू इम्प्रूव बैंकिंग इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो जो आउटकम, जो रिजल्ट आया उससे क्या हुआ कि भाई जो प्रिवेंटिव मेजर्स ने क्या इम्प्रूव करा, बैंकिंग इंटीग्रिटी, मतलब बैंकिंग इंटीग्रिटी को इम्प्रूव किया और सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट हम देखेंगे पद्मनाभन कमेटी, जिसका फोकस किस पे था, रिव्यूड आरबीआई इंस्पेक्शन एंड फॉलो अप सिस्टम। तो इसने है ना आरबीआई के इंस्पेक्शन और फॉलो अप सिस्टम को रिव्यू किया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
एम टू इम्प्रूव रेगुलेटरी इंस्पेक्शन इफेक्टिवनेस, कॉम्प्लियंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो एम इसका था कि भाई ये जो रेगुलेटरी इंस्पेक्शन इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना और कॉम्प्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। गोल्स क्या है इसके? फोकस्ड ऑन मेकिंग इंस्पेक्शंस मोर इफेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो फोकस इसका था कि भाई ये जो इंस्पेक्शन को क्या इफेक्टिव बनाना और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे साराफ कमेटी की, जिसका फोकस किस पे था? एड्रेस्ड टेक्नोलॉजी इश्यूज इन बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजी इश्यूज पे बात की गई है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिकमेंडेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका मकसद था, ऑब्जेक्टिव था। गोल्स क्या है इसके? इम्प्रूव करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, एनहेंस करना कस्टमर सर्विसेज को, और मॉडर्नाइज करना क्या? बैंकिंग फ्रेमवर्क को। अब हम क्विक रिवीजन समरी देखेंगे इसकी, मतलब टेबल एक तरीके से। देखो ये कमिटीज हैं और ये इनका मेन फोकस है। तो नरसिम्हा जो कमेटी थी, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट सेकंड जो थी वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और बैंकिंग लिबरलाइजेशन पे बेस्ड थी। गौश कमेटी रिपोर्ट फ्रॉड और मेल प्रैक्टिसेस बैंक के अंदर जो होती है। पद्मनाभन कमेटी जो थी वो आरबीआई के इंस्पेक्शन और फॉलोअप सिस्टम के बारे में है। और जो सैरफ कमेटी है वो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन इन बैंकिंग के बारे में है। अब हमेशा याद रखना कि दिस कमिटी प्लेड अ की रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मतलब स्ट्रेंथन करने में इन कमिटीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हमने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और मतलब इससे रिलेटेड हमने क्या करा है, थ्योरीज को समझ लिया, हर एक ऑप्शंस को हमने क्लियरली समझ लिया, उनके मीनिंग्स वगैरह को समझ लिया।